गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले क्लास में हम लोग सीबेक इफेक्ट पर न्यूमेरिकल बना रहे थे। सीबेक इफेक्ट पर एक न्यूमेरिकल बना रहे थे 2 3 4। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कहता है कि थर्मो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कीजिए। हम लोग पढ़े हैं थर्मो ईएमएफ। आज पढ़ेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। समझिएगा ध्यान से। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर कहते किसको है? कहता है किसी भी थर्मोकपल में थर्मो ईएमएफ में होने वाले परिवर्तन की दर यदि तापमान के सापेक्ष ज्ञात की जाए तो इसी परिवर्तन की दर को थर्मो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। इसे सामान्यतः DE बाई dt, ये EMF है और ये टेम्परेचर है, से सूचित किया जाता है। समझिए इसका मतलब कि थर्मो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू DE बाई dt, जहां E EMF कहलाएगा और T टेम्परेचर कहलाएगा। DE बाई dt मतलब EMF और T टेम्परेचर कहलाएगा। अब समझिए, अब कुछ इस पर क्वेश्चन देते हैं न्यूमेरिकल टाइप में। कहता है, क्वेश्चन है बुक में से सवाल नंबर 6 है ना, पेज नंबर 536। कहता है कि थर्मोकपल में थर्मो ईएमएफ का इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है। E बराबर दिया हुआ है AT प्लस BT स्क्वायर और कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर दिया हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस।
तो कहता है न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्सन टेम्परेचर का मान बताइए। मतलब थीटा एन इक्वल टू व्हाट और थीटा आई इक्वल टू व्हाट। टेम्परेचर में है टी दर्शा रहा है तो टी एन कर दीजिए, यहाँ भी टी दर्शा रहा है तो टी आई कर दीजिए। ठीक है, अब समझिए। we know that at neutral temperature EMF is thermo EMF is महत्तम। थर्मो EMF क्या होगा ये? मैक्सिमम। थर्मो EMF मैक्सिमम। अब जब मैक्सिमम होगा तो आप कह सकते हैं कि DE बाई DT इज इक्वल टू 0। DE बाई DT आ गया 0। क्यों 0? क्योंकि न्यूट्रल टेम्परेचर पर थर्मो EMF का मान क्या है? महत्तम। न्यूट्रल टेम्परेचर पर थर्मो EMF का मान महत्तम। पढ़े थे हम लोग ग्राफ में, याद करिए हम लोग ग्राफ में पढ़े थे ऐसे। यहाँ पर थीटा एन था, यहाँ पर थीटा आई था, यहाँ पर थीटा सी था। तो उस केस में कहेंगे कि एट न्यूट्रल टेम्परेचर थर्मो EMF क्या है? मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम हो जाएगा तो उसका अवकलन कितना होता है? 0। हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी चीज के महत्तम मान पर अवकलन होता है 0। तो रखिए 80 प्लस dt स्क्वायर बाई dt इक्वल टू 0 है ना। टी का मान धर दिए। अब अलग अलग कीजिए। DAT बाई DT प्लस BT स्क्वायर बाई DT इज इक्वल टू 0। करते चलिए, एक बाहर करिए। DT बाई DT प्लस B बाहर करिए DT स्क्वायर बाई DT इज इक्वल टू बोलिए 0। ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ए बचा। ए प्लस बी, 2 को लाइए नीचे और टी में 2 घटा दीजिए 0। ए प्लस 2 BT इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए प्लस 2BT इक्वल टू 0 है। तो चलिए 2BT निकालिए इधर से, इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो टी इक्वल टू माइनस ए बाई 2B आया कि नहीं आया? ए टी इक्वल टू माइनस ए बाई 2B। अब ये जो टी आया वो कौन टेम्परेचर है? न्यूट्रल टेम्परेचर। हेयर यहाँ जो टी है वो है TN। वो क्या है? TN। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर पर आप EMF मैक्सिमम किए हैं वो मैक्सिमम EMF कब होता है? न्यूट्रल टेम्परेचर पर। यानी T जो टेम्परेचर निकल के आया वो है न्यूट्रल टेम्परेचर। सो TN इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2B, माइनस ए अपॉन 2B। अब आपसे पूछा है इन्वर्सन टेम्परेचर। तो we know that at inversion temperature EMF क्या हो जाता है? 0। बताया था ग्राफ में, याद करिए। ऐसे था ना, जो ऐसे गया था, यहाँ महत्तम था तो थीटा n था, 0 हो गया था तो थीटा i था। जहाँ 0 हो गया था वो इन्वर्सन टेम्परेचर था और जहाँ महत्तम था वो न्यूट्रल टेम्परेचर था। तो बोलेंगे एट इन्वर्सन टेम्परेचर E इक्वल टू 0। तो E का मान धरिए 80 प्लस BT स्क्वायर इक्वल टू 0।
चलिए उधर भेज दीजिए, BT स्क्वायर इक्वल टू माइनस AT, टी से टी काट दीजिए, तो BT इक्वल टू माइनस A, तो T इक्वल टू बोलिए माइनस A/B। अब ये जो T आया वो कौन टेम्परेचर है? इन्वर्सन टेम्परेचर। तो बोलेंगे हेयर, यहाँ जो T है वो TI है, इन्वर्सन टेम्परेचर है। सो TI इक्वल टू माइनस A/B, माइनस A/B बन गया। एक बार और समझिए, पढ़ना हम लोग को थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। तो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर कहते किसको है? तो कहेंगे किसी भी थर्मोकपल में थर्मो ईएमएफ में होने वाले परिवर्तन की दर, थर्मोकपल में उत्पन्न होने वाली थर्मो ईएमएफ और उसमें होने वाली परिवर्तन की दर यदि तापमान के सापेक्ष ज्ञात किया जाए तो इसी परिवर्तन की दर को थर्मो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। आप एक बार थोड़ा सा फिगर देखिए, बताए थे ये था कोल्ड जंक्शन और ये था हॉट जंक्शन। तो आप याद करिए कि बताए थे कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो थर्मो ईएमएफ दो कारण पर निर्भर करेगा। बताए थे, याद करिए। पहला, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस पर, याद करिए ना, इन दोनों के तापमान में अंतर पर, दूसरा, इन तार की प्रकृति पर, इनके तार की प्रकृति पर और इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस पर। तो आप बताइए, जब टेम्परेचर बदलेंगे तो ईएमएफ बदलेगा क्या? बदलेगा। जब टेम्परेचर बदलेंगे तो ईएमएफ भी बदलेगा। और तो यही ईएमएफ में जो परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष? टेम्परेचर के सापेक्ष। तो वही परिवर्तन की दर को बोलेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको दर्शाएंगे dE/dt, जहाँ E एनर्जी नहीं ईएमएफ है और T टाइम है और की टेम्परेचर है। तो बोलेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू dE/dt। अब एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कहता है कि एक थर्मो ईएमएफ का इक्वेशन जो है वो E बराबर AT प्लस BT स्क्वायर है, जहाँ कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आपसे न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्सन टेम्परेचर पूछा है। तो पहले अगर डिफिनेशन आपको याद हो तो आपको खुद ब खुद निकल जाएगा। तो कहता है कि न्यूट्रल टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ का मान कितना होता है? महत्तम। न्यूट्रल टेम्परेचर पर थर्मो ईएमएफ का मान महत्तम और इन्वर्सन पर 0। तो इन्वर्सन के लिए 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे और न्यूट्रल के लिए इसको महत्तम करेंगे। जब महत्तम करेंगे तो उसका अवकलन करेंगे, क्योंकि महत्तम मान पर अवकलन 0 होता है। तो अवकलन कर करके न्यूट्रल निकालेंगे और फिर इसको 0 कर करके इन्वर्सन निकालेंगे। 2 क्वेश्चन और देंगे तब समझ में आएगा। लिखिए देखिए, अब इसी पर अगला टाइप का क्वेश्चन देते हैं। तो यही है, डाटा दिया हुआ है। सवाल नंबर 7। 2 क्वेश्चन और है, एक हम बनाएंगे एक आप बनाएंगे। कहता है कि थर्मोकपल में थर्मो ईएमएफ का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ थर्मो ईएमएफ E is equal to 12T minus 0.02T स्क्वायर, ठीक है, दिया हुआ है। और वही कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 0 और न्यूट्रल और इन्वर्सन मांगा आपसे। तो Tn इक्वल टू वॉट और Ti इक्वल टू वॉट। कह रहा है थर्मो ईएमएफ में इक्वेशन दिया हुआ है, थर्मो ईएमएफ का इक्वेशन दिया हुआ है E इक्वल टू 12T माइनस 0.02T स्क्वायर। तो न्यूट्रल बताइए और इन्वर्सन बताइए। बताते हैं हम। We know that at neutral temperature E क्या हो जाएगा?
मैक्सिमम। अब जब ई मैक्सिमम हो जाएगा तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो उस केस में ई का मान रखेंगे 12t माइनस 0.02t स्क्वायर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग कर दीजिए। अवकलन आप खुद से करेंगे, हम देखिए कर देते हैं। देखिए समझ में आ जाएगा क्योंकि मैथ में बहुत सारा किए होंगे। समझ आ रहा है ना? 12 अलग किए तो इसको अलग किए, माइनस दे दिए, दिखता ना है, दोनों कट गया, 12 बच गया माइनस 0.02 इंटू 2 आया नीचे और एक घट गया बराबर 0। 12 माइनस ये हो गया 0.04 t इक्वल टू 0। उधर भेजिए 12 इक्वल टू माइनस उधर हो गया प्लस 0.04 t। चलिए नीचे लाइए 100 4 तिया 12 कितना हो गया 300 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ये जो टेम्परेचर निकला वो क्या है, वो न्यूट्रल टेम्परेचर है, Tn है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब आपसे मांगा है इन्वर्सन टेम्परेचर, अब आपसे मांगा है इन्वर्सन। तो बोलेंगे वी नो दैट at inversion temperature, we know that at inversion temperature E जो होगा वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इन्वर्सन टेम्परेचर पर फिर से घट करके 0 हो जाता है। अब E का मान धरिएगा तो 12t माइनस 0.02t स्क्वायर इक्वल टू 0। 12t इक्वल टू 0.02t स्क्वायर माइनस हो जाए प्लस हो गया, नीचे लाइए 100 2 छक्के 12 ये हो गया 600 नहीं आ गया 600 इक्वल टू हो गया T। अब ये जो T मिला वो क्या हो गया इन्वर्सन टेम्परेचर। ये जो T है वो क्या मिल गया इन्वर्सन टेम्परेचर, इन्वर्सन टेम्परेचर। इसका मतलब Ti इक्वल टू 600 डिग्री सेल्सियस। अब इसी टाइप पर आपको हम एक और देते हैं, जवाब बनाइएगा। सवाल नंबर 8 कहता है कि किसी थर्मोकपल में थर्मो ईएमएफ का इक्वेशन इस प्रकार है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ थर्मो ईएमएफ, इक्वेशन ऑफ थर्मो ईएमएफ जो E है वो दिया हुआ है 10t माइनस 0.04t स्क्वायर। सेम टू सेम है, नहीं है जस्ट सेम है। तो कह रहा है कैलकुलेट, ज्ञात करिए, कैलकुलेट। फर्स्ट में बोला है न्यूट्रल टेम्परेचर और सेकेंड में बोला है इन्वर्सन टेम्परेचर। बनना चाहिए आपसे, है ना? बन ही जाएगा, बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक है पेल्टियर इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है पेल्टियर इफेक्ट। ये क्या होता है समझेंगे। जैसे सीबेक इफेक्ट में पढ़े थे, याद करिए फिगर, सीबेक इफेक्ट में पढ़े थे कि जब आपने दो अलग अलग धातु के तार से, जब आपने दो अलग अलग धातु के तार से, ये आयरन था तो ये Cu था, अब इसको आप क्या करिए,
एक जोड़ दीजिए धारा मापी यंत्र, और यहाँ आप एक बैटरी जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी जोड़िए, एसएल जोड़िए। तो ये कहता है सीबेक पेल्टियर इफेक्ट कि यदि आप दो अलग अलग धातु के तार से, यदि आप दो अलग अलग धातु के तार से जोड़कर एक थर्मोकपल बनाते हैं और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो दोनों संधि स्वतः एक गर्म होता है तो एक ठंडा होता है। यानी ये गर्म हो रहा होगा तो ये क्या हो रहा होगा, ठंडा हो रहा होगा। यही प्रक्रिया कहलाता है क्या, पेल्टियर इफेक्ट। मतलब वह प्रभाव जिसमें दो अलग अलग धातु के तार से बने थर्मोकपल में, वह प्रभाव जिसमें दो अलग अलग धातु के तार से बने थर्मोकपल में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो एक संधि गर्म होने लगता है तो दूसरा संधि ठंडा होने लगता है। इसी प्रभाव को बोलते हैं क्या, पेल्टियर प्रभाव, पेल्टियर इफेक्ट। तो लिखते हैं, देखिए वह इफेक्ट जिसके कारण दो अलग अलग धातु के तार, दो अलग अलग धातु के तार से बने युग्म कपल में यदि इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किया जाए, यदि इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किया जाए तो इस कपल का एक जंक्शन गर्म होने लगता है, तो दूसरा जंक्शन ठंडा होने लगता है, इसे ही पेल्टियर इफेक्ट कहा जाता है। धारा आप प्रवाहित कीजिएगा तो एक संधि गर्म होगा तो दूसरा संधि क्या होगा, ठंडा होगा। अगर ये हॉट जंक्शन हो रहा है, ये गर्म हो रहा है तो ये कहलाएगा हॉट जंक्शन, और अगर ये ठंडा हो रहा होगा तो ये कहलाएगा कोल्ड जंक्शन। इसका मतलब याद करिए, सीबेक इफेक्ट में क्या था कि जब हम लोग इसको गर्म करते हैं और इसको ठंडा करते हैं तो करंट प्रवाहित होता है, और यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है कि जब हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं तब एक गर्म होगा तो एक ठंडा होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि पेल्टियर इफेक्ट सीबेक प्रभाव का क्या है, उल्टा है। उसमें सीबेक में था कि जब एक हॉट जंक्शन, मतलब एक जंक्शन को गर्म करते थे और एक जंक्शन को ठंडा करते थे, तो इस कपल में स्वतः करंट उत्पन्न होता था, करंट प्रवाह होने लगता था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जब आप करंट को प्रवाहित कीजिएगा तो स्वतः एक जंक्शन गर्म होने लगेगा और दूसरा जंक्शन ठंडा होने लगेगा। इसका मतलब पेल्टियर इफेक्ट जो है सीबेक इफेक्ट का क्या है, जस्ट रिवर्स है। तो हम लोग लिखेंगे एक बात कि पेल्टियर इफेक्ट
सीबेक इफेक्ट का जस्ट रिवर्स होता है। जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस मतलब जस्ट उल्टा प्रक्रिया, जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, एक पॉइंट और जानने वाली बात है कि यहाँ अगर आप बैटरी धारा की दिशा को चेंज कर दीजिएगा, अगर आप सपोज दैट धारा की दिशा को चेंज कर दीजिएगा, तो आप ये जानिए कि जब धारा की दिशा को चेंज कीजिएगा तो जो संधि गर्म हो रहा होगा वही संधि क्या होगा, ठंडा होगा, और जो ठंडा हो रहा होगा अब वो क्या होगा, गर्म होगा। मतलब यदि आप पेल्टियर इफेक्ट में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, करंट की दिशा को चेंज कर देते हैं, तो जो जंक्शन पहले गर्म हो रहा था वो अब क्या होगा, ठंडा होगा, और जो जंक्शन पहले ठंडा हो रहा होगा वो अब क्या होगा, गर्म होगा। इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया करने का मतलब जब आप धारा ऐसे प्रवाहित किए तो अगर ये हॉट हुआ वो कोल्ड हुआ, और अगर आप उल्टा कर दिए तब वो हॉट होगा, अब ये कोल्ड होगा। तो लिखेंगे हम लोग कि पेल्टियर इफेक्ट एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, अर्थात जब करंट की डायरेक्शन को चेंज किया जाए, जब करंट की डायरेक्शन को चेंज किया जाए, तो गर्म होने वाला जंक्शन कर दीजिए, ये संधि कर दीजिए, अब क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होने वाला संधि अब गर्म होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब कि जब आप करंट के डायरेक्शन को चेंज कीजिएगा तो जो संधि पहले गर्म हो रहा होगा वो अब ठंडा होगा, अब जो ठंडा हो रहा होगा वो अब गर्म होगा। लिख लीजिए। देखिए नया पार्ट शुरू हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हुआ, उसमें जो एक्स्ट्रा बाकी है फ्यूज वगैरह उसको लास्ट में पढ़ाएंगे। अभी शुरू करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट और इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़े थे कुछ। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ, बस यही दो लॉ है उसमें जान लेंगे, हालांकि फिर वहां भी जानेंगे। पार्ट 10 है, लास्ट पार्ट है, सब मिक्स कर दिए अब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टॉपिक बोलिए, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसके अंदर टॉपिक कुछ आता है, जो पहला देखिए फैराडे, या फैराडे होता क्या है। एक देखिए कैपेसिटेंस में पढ़े थे फैराड, याद करिए कैपेसिटेंस में पढ़े थे फैराड, और यहाँ है फैराडे, फैराडे नहीं फैराडे, FARADAY।
फैराडे क्या है? बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की बड़ी मात्रा को दर्शाता है कौन? फैराडे। आवेश की बड़ी मात्रा को दर्शाने वाला एक मात्रक क्या है? फैराडे। ये क्या होता है तो समझिए। फैराडे को अगर बोला जाए, फैराडे पढ़ रहे थे हम लोग, फैराडे होता क्या है तो देखिए, इसको फैराडे नहीं, इसको बोल दीजिए कि बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की बड़ी मात्रा को, आवेश की बड़ी मात्रा को दर्शाता है कौन? फैराडे। एक्चुअली वन फैराडे कहते किसको है तो समझिए। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वही कहलाएगा 1 फैराडे। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल मतलब 6.022 गुना 10 का पावर 23। बोलेंगे चार्ज ऑन 6.022 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻90। बोलिए हाँ या नहीं। अब इसको करने दीजिए, 6.022 गुना 10 का पावर 23 गुना 10 का पावर -19, सॉरी पहले गुना 1.6 करिए, 23 में गया 19, 4 बचेगा। ये जब पूरा गुना कीजिएगा तो आपको लगभग में 96,500 आएगा। लगभग में कितना आएगा? 96,500 कूलम आएगा ना, 96,500 कूलम, ये लगभग आएगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि 1 फैराडे का मतलब कितना कूलम, तो बोलेगा 96,500 कूलम। 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम। फैराडे कहते किसको है? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको हम लोग कहते हैं फैराडे। तो एक मोल मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, और इतना, हर इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, इतना इलेक्ट्रॉन पर गुना कर दिया गया। हर इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, इतना इलेक्ट्रॉन पर गुना कर दिया गया, कुल का कुल आवेश आ गया। यानी आप समझ लिए क्या? फैराडे। अब एक टर्म आता है इक्विवेलेंट वेट। पहले फिलहाल लिखिए यहाँ पर, बताइए